नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल एसएससी लुक इट पर। साथियों, ये हमारा पार्ट 9 है। इसमें एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी के लिए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और यह हमारा पार्ट नंबर 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सदा ए सरहद किस नाम से थी? सदा ए सरहद सेवा कब शुरू की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा 19 फरवरी 1999 को यह सेवा चालू की गई। यह बस सेवा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बाघा बॉर्डर से शुरू की गई थी। कहाँ से की गई थी? बाघा बॉर्डर से शुरू की गई थी। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने के मद्देनज़र सेवा को रोकने का फैसला किया। 370 और 37A जब से हटाई है, तब से 2019 से पाकिस्तान ने इस सेवा को बंद करने का फैसला कर दिया है और यह अभी तक बंद है। सदा ए सरहद बस सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में। यह राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों, भारतीय अजगर, किंग कोबरा, ब्लैक आइबिस, डॉल्टर, वनस्पतियों और जीवों की अन्य प्रजातियों का घर है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। कब किया? 14 सितंबर 1949 को। आगे 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया। कब? 1963 में, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो ये पाबंदी थी उसको भी ख़त्म कर दिया 1965 के बाद। 1963 में एक कानून पारित किया गया। आगे जान लेते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित हुई। पहला हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में संपन्न हुआ था। साथियों, महत्वपूर्ण सूचना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लें और इसका PDF प्राप्त करें। अगला, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। चेयरमैन कौन है? अमिताभ चौधरी चेयरमैन है। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में मुख्यालय, और स्थापना इसकी 19 सितंबर 1983 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 10,000 फीट ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में, जिसका नाम है अटल सुरंग। अटल सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। लेह और मनाली के बीच की दूरी को कितना कम करती है? 46 किलोमीटर तक कम करती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है, जो कि मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत की सबसे बड़ी रोड सुरंग 9.28 किलोमीटर चेनानी नासरी सुरंग है, या उसका नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईदू मिसमी भाषा किस राज्य के लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में बसने वाले मिसमी समुदायों के द्वारा ईदू मिसमी भाषा बोली जाती है। यह भाषा अधिकतर राज्य के ऊपरी दिबांग घाटी, निचली दिबांग घाटी, पूर्वी सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में बोली जाती है। अगला है, 1987 में भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी थी?
किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो 1987 में श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी थी। भारतीय शांति रक्षा सेना यानी IPKF भारतीय सेना दल था जो 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की? तो इसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गौसेन ने किया था। किसने? 1854 में गौसेन ने किया था। यह प्रश्न SSC CGL में पूछा गया है। इसमें क्या है कि मतलब जो सामान की आपूर्ति है उसका सीमांत उपयोग करना चाहिए, अधिक उपयोग करने पर उसकी कमी हो जाती है, जिसका प्रतिपादन गौसेन ने किया। अगला प्रश्न, नुस्खा ए दिलखुश का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर होगा भीमसेन बुरहानी। नुस्खा ए दिलखुश का लेखक था भीमसेन बुरहानी। औरंगजेब की सेना में लिपिक के पद पर कार्यरत था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी? किसमें? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। तो यह वर्णित है अनुच्छेद 348(1) के अनुसार। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने ऑनलाइन गेम एवं बैटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑनलाइन गेम एवं बैटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया अक्टूबर 2020 में। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना के किस अफसर को नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर होगा MM नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के पद से सम्मानित किया गया। MM नरवणे को नवंबर 2020 में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? तो इसका उत्तर होगा 2 भागों में, जबकि नर्मदा नदी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार को करती है, नर्मदा नदी भारत को करती है 2 भागों में विभाजित। अगला है, असम का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय गैंडा असम का राज्य पशु है। अगला प्रश्न, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शहजादे ने किया था? तो इसका उत्तर होगा दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासन में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्र-ए-अकबर नामक शीर्षक से किया। क्या नाम रखा? सिर्र-ए-अकबर। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। दारा शिकोह को लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी। किसने? लेनपूल ने लघु अकबर कहा है दारा शिकोह को। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने दी। मज्म उल बहरीन द्वारा शिकोह की एक अन्य रचना है। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की एक अन्य रचना है। अगला प्रश्न है, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस देश ने की? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है। गांधी की नागरिकता शिक्षा पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगी। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलुज नदी के तट पर। यह पंजाब में रूपनगर जिले के किरतपुर में स्थित है। गुरुद्वारा पातालपुरी SSC CGL का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, बाघमारा कितभोजी घटपर्णी यानी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में बाघमारा कितभोजी घटपर्णी। अगला प्रश्न है, लंदन में सर विलियम हटकर्जन वाइली को किसने मारा? तो इसका उत्तर होगा मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को मारा था। अगला प्रश्न है, आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड का
आलूयट्टू लोक नृत्य है। रोवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा में। रोवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, कौन सा होता है? तो यह चैनल लिफ्ट चैनल होता है, ढलान के विरुद्ध बहने के लिए फोर्स करता है। अगला है, बोलाक आर्ट किस राज्य का नृत्य कला है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य की नृत्य कला है बोलाक आर्ट। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा लंबा प्रवेश द्वार। पिष्टक यानी लंबा प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, वांगछू नदी किस नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, भूटान से होकर बहती है और वांगछू नदी है नाम। अगला प्रश्न, ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से कौन सी नदी बनती है? तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी बनती है ओडिशा में, वेद व्यास शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से। अगला प्रश्न है, किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने चहलगानी के रूप में व्यवस्थित किया अपने 40 दास अधिकारियों को, तुर्कान ए चहलगानी। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कालाहारी मरुस्थल, और यह कहाँ पर है? बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। नूबियन मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? सूडान में। मोजेब मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप मतलब कोई मरुस्थल नहीं है यूरोप में। अलगेजीरा रेगिस्तान कहाँ पर है? सूडान में स्थित है। पोटोगेमिया मरुभूमि कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। और सोनोरान मरुस्थल कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। अगला प्रश्न, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, तो यह कैबुल लामजाओ अभयारण्य जो कि मणिपुर में स्थित है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विद्यालय लोकटंग फ्लोइंग तैरता हुआ, स्वदेशी निर्मित तैरता हुआ विद्यालय लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर में डल झील में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम फीफा विश्व कप कब हुए थे? तो इसका आंसर होगा 30 जुलाई 1930 को प्रथम फीफा विश्व कप हुए थे, उरुग्वे में हुए थे। फीफा विश्व कप 2022 कतर में होगा और 2018 का फीफा विश्व कप रूस में हुए हैं। अगला प्रश्न है, पिछौला झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 161 के तहत, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था। अगला प्रश्न, अकबर ने मॉडल के रूप में किसके प्रशासन या नीतियों का अनुसरण किया? तो इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के प्रशासन और नीतियों का अनुसरण अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1876 में भारत सभा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना। 1886 में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 जनवरी को
राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास ने 2018 में की थी। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था? तो इसका उत्तर होगा उस्मान अली खान हैदराबाद के निज़ाम थे 1947 में। यह हैदराबाद के अंतिम निज़ाम थे उस्मान अली खान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 279A के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण 2021 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो इसका आंसर होगा शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। यह जन सेवा के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर होगा सैमुअल हैनीमैन, जो कि जर्मन चिकित्सक थे, होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 धमनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, हैलोजन तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 7 इलेक्ट्रॉन हैलोजन तत्वों के बाह्य कोश में होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? तो इसका उत्तर होगा पर्वत श्रृंखला का। अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? पर्वत श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट कोयले में कितने % कार्बन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 80.85% कार्बन पाया जाता है। अगला है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 18 से 22 साल गाय का औसत जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट चालक होता है या कुचालक? तो इसका आंसर होगा चालक होता है। ग्रेफाइट एक चालक होता है। अगला है, सबसे ज़्यादा कौन सा रंग फैलता है? तो इसका उत्तर होगा बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। जबकि सबसे कम कौन सा रंग फैलता है? तो इसका उत्तर होगा लाल रंग। अगला प्रश्न है, उभयचर वर्ग में कितने कोष्ठीय हृदय होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मिड का प्रयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगला है, एनियोसेंटोसिस तरीके से किसका पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है एनियोसेंटोसिस के तरीके से। अगला है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा बॉक्साइट का। एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, माइक होता है तो इसका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। माइक क्या होता है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो इसका उत्तर होगा भारी जल। भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह में प्रयोग किया जाता है। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा पानी। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी प्राप्त होगा। वनस्पति तेल से निर्मित वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। अगला है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व उत्तर होगा घट जाता है। पानी का जमने पर उसका घनत्व घट जाता है। आगे है, एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा पारे का स्तर घटने लगता है। बेल जार को धीरे धीरे एक दाबमापी में से निकालेंगे तो पारे का स्तर घटने लगता है। आगे है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, इसका जल में भार कितना होगा? तो इसका उत्तर है 0 होगा। इसका जल में भार 0 होगा। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट हमारा 9वां।
सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे काम करने में और मज़ा आए और कुछ अच्छा ही करते चले जाएं। देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।